ओके, कल की वीडियो से ये क्लियर है कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम जो होती है, नाम देखना है उसका। जैसे आपको एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है तो एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है, ये नाम लिखा होना चाहिए। एक्सिस स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान, या फिर एक्सिस स्मॉल कैप रेगुलर डिविडेंड प्लान, या फिर एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट डिविडेंड प्लान, इस सब के अंदर मतलब IDCW इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, किसी भी स्कीम का नाम हो, या फिर जैसे SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, नाम के पीछे डायरेक्ट ग्रोथ जरूर होना चाहिए, उसी के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये स्कीम जो होती है वो सबसे बेनिफिशियल होती है इन्वेस्टर के लिए, ये चीज़ तो क्लियर है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किन किन म्यूचुअल फंड स्कीम से हमें बच के रहना चाहिए, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम्स होती हैं उनके बारे में, उनसे आपको 100% बच के रहना चाहिए। जैसे कि कई सारी जो AMCs होती हैं वो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग वाली म्यूचुअल फंड सेल करती है, या फिर चाइल्ड प्लानिंग वाली म्यूचुअल फंड सेल करती है, चाइल्ड एजुकेशन वाली, या फिर आपको पेंशन प्लान सेल करती है। इन सब स्कीम से आपको बच के रहना है। क्यों बच के रहना है? इनके अंदर रिटर्न्स काफ़ी खराब बनते हैं, ऐसा पास में देखा गया है। प्लस इनके अंदर लॉक इन भी हो जाता है पैसा 5-5 साल तक तो, और प्लस इनके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो इन स्कीम से बच के रहना है। और आप खुद ही सोचो ना, पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान अलग से लाने की क्या जरूरत है, जब नॉर्मल स्कीम्स के अंदर ही भी आप इन्वेस्ट उसी के लिए कर रहे, तो अलग से सॉल्यूशन ओरिएंटेड इस टाइप की स्कीम लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाए जा सके, तो इसलिए इस टाइप के स्कीम से बच के रहना है। इस वीडियो के अंदर मैं मान के चल रहा हूं कि जो इन्वेस्टर है उसका मिनिमम भी तो 10 से 15 साल इन्वेस्टमेंट करने का गोल है, तो उसको किस टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम से बच के रहना चाहिए। पहला हो गया सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। दूसरा हमारे पास हो जाता है जितने भी टाइप के हाइब्रिड टाइप ऑफ फंड्स होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप एक 10, 12, 15 साल के लिए अभी आपको होल्ड करना है, तो अगर अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, ज़्यादा पैसा बनाना है, तो हाइब्रिड टाइप ऑफ स्कीम से हमें बच के रहना चाहिए। हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर उस टाइप के रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जिस टाइप के रिटर्न्स आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स के अंदर में इसी टाइम पीरियड में मिल जाएगा। अगर आपको कम वॉलेटिलिटी भी चाहिए, तो जैसे कम वॉलेटिलिटी आपको चाहिए, जैसे स्मॉल कैप से कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करें, मिड कैप से कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट करें, मल्टी कैप से भी कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करें, और उससे भी कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के अंदर में ये जो हाइब्रिड टाइप ऑफ फंड्स है उनसे बेहतर रिटर्न्स जरूर मिलेंगे, और इनके अंदर आपको खुद का कंट्रोल रहेगा। जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो आपको पता रहेगा कि लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट किया है, लेकिन हाइब्रिड फंड्स के अंदर में पैसा इधर उधर मूव होते रहता है, और ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस हाइब्रिड फंड्स दे देते हैं। मेरा स्टार्टिंग से ही टेक क्लियर रहता है, हाइब्रिड फंड्स के अंदर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, बिकॉज जिस टाइप की प्रोमिसेस वहां पे होती है उस टाइप के रिटर्न्स नहीं मिल पाते। हाँ, हाइब्रिड फंड्स के अंदर कुछ फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं, और वो इसलिए दे पाते हैं कि वो मेजॉरिटी में पैसा अपना इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं। तभी जिस भी हाइब्रिड फंड में किसी भी क्लास का हो, अच्छे रिटर्न्स आपको दिखते हैं, उसका जो हायर एक्सपोजर है वो इक्विटी की तरफ होता है। तो जब वही करना है तो मैं डायरेक्टली इक्विटी के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्टेड रहूंगा। तो ये चीज होती है दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर होते हैं उनको सेक्टोरल फंड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ज़्यादातर सेक्टोरल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे एनालिसिस और रिसर्च करने आए नहीं है, वो बस अपना जॉब बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करना चाहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर के लिए जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, जैसे कोई स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ फंड हो गया, ये डाइवर्सिफाइड फंड है, ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में हमें जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, जो जॉब या बिजनेस में लगा हुआ है, जो इनकम हो रही है उसमें से सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में हमें फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, किसी डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करके उसको जिधर मन कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है।
हमें प्रॉपरली अगर किसी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क लगता है एंट्री और एग्जिट के लिए, जो कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है ना तो इतना रिसर्च कर सकता है, ना इतना समय दे सकता है, ना इतनी प्लानिंग कर सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड चूज करना चाहिए, सेफ्टी के लिए भी और बेहतर रिटर्न्स के लिए भी। सेक्टोरल फंड्स से आपको दूर रहना चाहिए। चौथे नंबर पे ELSS स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ELSS या फिर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स इसको बोलते हैं। अगर एक्चुअल में आप टैक्स सेव करते हैं और जितना आपका टैक्स सेविंग हो रहा है उतना ही पैसा ELSS स्कीम्स के अंदर में डालें। अगर आप टैक्स सेविंग नहीं कर रहे हैं या फिर ELSS स्कीम में जो आपको फायदा मिल रहा है उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे, तो आपको ELSS स्कीम के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। एक तो कुछ ही ELSS स्कीम है, टैक्स सेवर स्कीम्स है, जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कीम्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरा, इनके अंदर में 3 साल का लॉक इन लग जाता है। तो किसी भी हालात में अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो आपको अपने पैसे को लॉक नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। नॉर्मल फंड्स हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पे रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं, पैसा आपका फ्री भी रहता है। तो ELSS के अंदर में अगर बेनिफिट उठा रहे हैं टैक्स सेविंग का तभी इन्वेस्ट करें, वरना नॉर्मल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, ELSS से दूर रहे। फोकस्ड फंड की कैटेगरी, फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। कुछ फोकस्ड फंड हैं जिन्होंने पास्ट में बेहतर रिटर्न दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे AUM बढ़ रहा है फोकस्ड फंड एज ए लार्ज कैप फंड बन के रह जाएंगे आगे चल के, या फिर उनसे भी बुरा हाल हो जाएगा अगर इनके रेगुलेशंस में सुधार नहीं होती। क्योंकि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट ही करना इनका रूल रहता है, और 30 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, पैसा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इन्हें जायंट कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। स्मॉल मिड के अंदर ऐसी रोक नहीं कि स्मॉल मिड में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि बस इतना ज़्यादा पैसा रहेगा ये छोटी कंपनी में डाल नहीं पाएंगे। और फ्यूचर में फोकस्ड फंड एक प्रॉपर ऐसा उदाहरण है कि अगर इनके AUM में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है तो ये इनके रिटर्न्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स पे कैप लगा हुआ है। एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि एक प्रॉपर फोकस्ड फंड की तरह काम करता है, नहीं तो दूसरा कोई फोकस्ड फंड नहीं है जो उतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रैली के कारण कुछ फंड्स के अंदर हमें 18% या 19% के रिटर्न्स दिख जाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर 10-15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो हमें मिड कैप या स्मॉल कैप फंड को चुनना चाहिए, फोकस्ड फंड से दूर रहना चाहिए। वैल्यू फंड्स एंड कॉन्ट्रा फंड्स की कैटेगरी, दोनों को मैं एक साथ ही रख रहा हूँ। देखो, ये वैल्यू फंड्स एंड कॉन्ट्रा फंड्स, मतलब वैल्यू एंड कॉन्ट्रा दोनों की दोनों स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टिंग की। एक म्यूचुअल फंड एक ही स्कीम लॉन्च कर सकता है, या तो कॉन्ट्रा या तो वैल्यू। ऐसे में ज़्यादातर इन्वेस्टर को इन टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वैल्यू फंड्स या कॉन्ट्रा फंड जो है वो अच्छा रिटर्न जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका 15-20 साल का गोल है, आप पहले से स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टेड हो, तो यहाँ पे वैल्यू फंड को या कॉन्ट्रा फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद है क्लियर होगा कि अगर पहले से इन्वेस्टेड हो तो एक्स्ट्रा इन फंड्स को पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा बेनिफिट इन फंड्स के ऐड करने का आपको मिल जाएगा। एक टाइम आएगा जहां पे वैल्यू स्ट्रैटेजी अच्छी चलेगी किसी भी स्कीम की, तो उस टाइम पे उस स्कीम्स का रिटर्न काफ़ी बढ़ जाएगा, जिस टाइम पे नहीं चलेगी उस टाइम पे गिर जाएगा। एक टाइम आएगी जहाँ पे कॉन्ट्रा की स्ट्रैटेजी काफ़ी बढ़िया चलेगी किसी भी स्कीम की, तो उस टाइम पे उसका रिटर्न बढ़ेगा फिर गिरेगा, तो ऊपर नीचे होके चलता रहेगा। एक चीज़ इनके साथ सही रहती है कि ये भी एक तरीके से डाइवर्सिफाइड फंड रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर नहीं लगती है। लेकिन अगर लंबा समय है मेरे पास तो स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ प्रॉपरली, मतलब स्मॉल कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कोई भी फंड हाउस हो, अगर उसको छूट मिलती है तो जो स्कीम होती है उसकी वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा बेस्ड होती है, जब तक उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। तो इस कारण से एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट वैल्यू फंड का या कॉन्ट्रा फंड का
के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का आपको मिलता नहीं है, तो उन स्कीम से भी दूर रहा जा सकता है। चलो, काफ़ी स्कीम्स के बारे में हमने बात कर ली कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब किन स्कीम्स के अंदर करना चाहिए वो भी हम समझ लेते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड करते हैं तो हमें स्मॉल कैप की तरफ मिलेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी भी सबसे ज़्यादा उधर से ही मिलेगी। उससे कम वॉलेटिलिटी और रिटर्न मिड कैप में मिलेंगे, उससे कम वॉलेटिलिटी और रिटर्न मल्टी कैप में, उससे कम वॉलेटिलिटी और रिटर्न फ्लेक्सी कैप में, और उससे कम वॉलेटिलिटी और रिटर्न लार्ज कैप में। तो इन्हीं ये जो 4-5 फंड्स की कैटेगरी हो जाती है, हमें अपना पोर्टफोलियो इन्हीं 4-5 फंड की कैटेगरी से मिलाकर बनाना चाहिए। इसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाहर के जो भी फंड्स हैं वो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के काम के नहीं है। अगर हमें स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप मिला के बना सकते हैं। और अगर हमें थोड़ा सा रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए और वॉलेटिलिटी भी कम चाहिए तो हम फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, मल्टी कैप मिला के बना सकते हैं। अगर हमें प्रॉपर हैवी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप को भी मिला के बना सकते हैं। तो बस इसके बाहर के जितने भी फंड्स होते हैं वो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के काम के नहीं होते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स एएमसी को उसके फायदे के लिए बनाए गए हैं, एएमसी को पैसे कमाने के लिए बनाए गए हैं। कुछ ही प्रोडक्ट्स इसके अंदर है जो हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं। तो अगर इन्हीं 4-5 प्रोडक्ट से मिलाकर पोर्टफोलियो बना लिया जाए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछ लेना, और कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्लियर कर देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछ लो।